वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का तीसरा पार्ट, बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से ही चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए लगभग 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से हमें मिला देती। सुबह तक हम घर पहुंच जाते। हम में से 2 को सुबह काम पर जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, क्या पता रास्ते में डाकू मिल जाएं। बस को देखो तो श्रद्धा उमर पड़ी, खूब व्यवृद्ध थी। व्यवृद्ध मतलब काफ़ी पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट न हो। ये बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था, क्योंकि बस की हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। बस काफ़ी पुरानी थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हमें देखना है कि अपने आप चलती है यह। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग हो या फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त मतलब साधन या तरीका। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे पूरी बस ही इंजन हो। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, लेकिन जो बचे थे हमें उनसे बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि मानो पूरी बस ही हिल रही हो। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रख लिया और नली के सहायता से इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लिया जाएगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी से दूध पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस से टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि कहीं बस इसमें गोता ना लगा दे, कहीं गिर ना जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि वो खराब हो गई, रुक गई है। क्षीण चांदनी की वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी इतनी हल्की रोशनी थी चांदनी की कि उस बस पे देखकर दया ही आ रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो कि अब मैं और नहीं चल सकती। ग्लानि हो रही थी कि बेचारी बस पर हम लदे हुए हैं। अगर इसके प्राणांत हो गए तो इस बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत होते हैं कि जो हमारे प्राण होते हैं, जान होती है, और बियाबान मतलब जंगल। अंत्येष्टि का मतलब अंतिम संस्कार। ये बातें व्यंग के रूप में कही गई हैं कि अगर वो खराब हो जाती तो उसका अंतिम संस्कार जंगल में ही करना पड़ता। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी।
आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो देखकर ये कहती और किनारे खड़ी हो जाती कि बेटी तुम निकल जाओ, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी उम्र नहीं रही कि मैं आगे तेज़ जा सकूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड ना होती तो उछलकर नाले में ही गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हुए भी जान हथेली पर लेकर बस में सफ़र कर रहा था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचो, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, और पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इस बस में ही गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक में प्रयाण कर जाना है जो इस पृथ्वी की नहीं है, यानी हम यमराज के पास पहुंच जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो चुका था। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए और चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हम मंजिल पर सही समय पर पहुँच पाएंगे, इसलिए हम ऐसे बैठ गए थे मानो हम घर में ही बैठे हों और हमें कोई चिंता नहीं थी और हंसी मजाक कर रहे थे सब, जितने भी लोग उसमें बैठे थे। तो ये पाठ हो गया। अब इसके हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं और शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ: निमित्त, कारण या साधन। गोता होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक यानी सहयोग से। बियाबान यानी जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि होता है मृतक्रम या दाहकर्म, जो अंतिम संस्कार होता है उसे अंत्येष्टि कहते हैं। प्रयाण होता है प्रस्थान या मरना। बेताबी यानी बेचैनी। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, मैंने उसे कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जागी? तो उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागी कि इतने खटारा बस चलाने का साहस जुटा चुका था वो। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। ऐसे व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव ही उमड़ता है कि वो सब कुछ जानते हुए भी उस बस में सवार था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी थी? उत्तर है, लोगों ने लेखक को सलाह इसलिए दी थी क्योंकि इस बस का कोई भरोसा नहीं था कि ये कब और कहाँ रुक जाएगी। शाम बीतते ही रात हो जाती और रात में ये अगर कहीं ख़राब हो जाती तो इसका कुछ पता नहीं होता। उनके अनुसार ये बस जो थी वो किसी डाकिन्स के कम नहीं थी। प्रश्न 3, ऐसा जैसे सारी बस का ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो उत्तर है कि जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब सारी बस झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो उत्तर है, लेखक को बस की स्थिति देखकर लग रहा था कि बस नहीं चल पाएगी, परंतु जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही, अपने आप चलेगी। एक तो खस्ता हालत, बस ऊपर से अपने आप चलेगी। इस कारण उसे हैरानी हुई। प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर है, लेखक को पेड़ों से डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह थी कि लेखक को पेड़ से डर लग रहा था और वह उसे अपना दुश्मन समझ रहा था। तो ये पाठ के प्रश्नोत्तर हो गए, शब्दार्थ हो गए। आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।